हेलो गाइस। आज हम सीटेट 2015 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे। आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। क्या मतलब ऐसी विभिन्नता है जिसके कारण ऐसा है? तो पहला ऑप्शन है परावर्तकता स्तर, मूल्यों, अभिक्षमता या अधिगम शैली। क्या कारण है कि वो समूह में पढ़ना चाहता है? तो आप देखेंगे कि अधिगम शैली की वजह से ही वो समूह में पढ़ना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 मुख्य दिए गए हैं, जिनमें से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन ये है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बच्चे मातृभाषा में बात करते हैं उनकी उपेक्षा करें, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखेंगे, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप बच्चों को अपनी मातृभाषा में बात करते हुए उनको दंडित करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तीसरी बात है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही, ऐसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा तो अन्य बच्चे इसे नहीं सीख पाएंगे, तो वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़, और सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। फिर अगला है, प्रकृति मतलब पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति नेचर में क्या है? भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां हैं। इसमें हमें सही आंसर ढूंढना है। हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। तो इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, ये प्रकृति पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जनसंचार माध्यम सामाजिकीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार माध्यम हमारा सामाजिकीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इसके लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? हमें ऐसा कथन चुनना है जो बिल्कुल उपयुक्त हो, बहुत ही करीब हो। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से, तो ये भी गलत ऑप्शन है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ये भी गलत ऑप्शन है। संचार माध्यम केवल विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम, ऐसा नहीं हो सकता। सामाजिकीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सामाजिकीकरण तो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। आप जानते हैं, जब कोई बच्चा सामाजिकीकरण किसी बच्चे का होता है तो उसकी कई सारी अभिवृत्तियाँ बढ़ती हैं, उसके मूल्य बढ़ते हैं, विश्वास बढ़ता है, वो सीखता है, बहुत कुछ सीखता है जनसंचार माध्यम की सहायता से। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो इसमें बहुत ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न सही, मतलब कौन सा ऑप्शन इसका सही नहीं है, इस पे हमें टिक करना है, ना कि हमें ये चेक करना है कि कौन सा सही है। तो क्या है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो बच्चे सीखते हैं, ये बात सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे हर कहीं सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, सामाजिक वातावरण में सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से, तो ये सब सही ऑप्शन है। बच्चे तब भी सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी बात सही है। बच्चे बहुत सारे तरीके से सीखते हैं। अब आप देखेंगे आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना
और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, हाँ ठीक है, लेकिन बहुत नहीं। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ। प्रत्येक गतिविधि प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी रणनीति कौन सी है, वो हमारी ये है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, मतलब जब तक हम बच्चों की रुचि को ध्यान में नहीं रखेंगे बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। तो रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करनी चाहिए। जब आप बच्चों के रुचि का ध्यान रखेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकीकरण का एक प्रमुख कारक है। सामाजिकीकरण बच्चों में सबसे पहला परिवार से ही होता है। तो पहला राजनीतिक दल, ये बिल्कुल गलत हो सकता है। परिवार, हाँ, बच्चे परिवार से ही सीखते हैं। कंप्यूटर, ये भी नहीं। अनुवांशिकता, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति क्यों? क्योंकि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, ये भी नहीं है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ये भी गलत है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हाँ, ये सबसे सही है, क्योंकि बच्चों को समूह में इसीलिए पढ़ाया जाता है। जब बच्चे समूह में पढ़ते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ तो बच्चे एक दूसरे से ही सीखते हैं और परस्पर क्रिया भी करते हैं, और उसमें वो बिल्कुल फ्री होकर सीखते हैं। कोई दबाव नहीं होता है किसी प्रकार का। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन सा लक्षण इसमें हो सकता है, पहली चीज इसमें समझना है ये कि क्या औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने या समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, एक अच्छी मतलब औसत बुद्धि वाला बच्चा है, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है। तो हम देखेंगे गति समन्वय अक्षमता, जिसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, पठन अक्षमता डिसलैक्सिया, लेखन अक्षमता को डिस्ग्राफिया बोलते हैं, गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। पढ़ने का मतलब पठन अक्षमता, ठीक है। लिखने में अगर होता तो लेखन अक्षमता मतलब डिस्ग्राफिया होता, और गणितीय अगर कोई अक्षमता होती है जिसके जैसे गणित को न समझ पाए तो उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। अगला हम, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 8 का डी सही था, ठीक है। 10 देखेंगे, शैशवकाल की अवधि होती है। शैशवकाल 2 से 3 वर्ष, बिल्कुल नहीं। जन्म से 1 वर्ष तक नहीं। जन्म से 2 वर्ष, ये बिल्कुल सही है। जन्म से 3 वर्ष तक नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पियाजे के अनुसार क्या है, 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास, तो इसकी अवस्था को क्या कहेंगे, विकास की अवस्था है संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या मूर्त। 2 से 7 वर्ष को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आएंगे, विकास से मतलब विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास कहाँ से किधर की ओर बढ़ता है, तो हम देखेंगे साधारण से आसान की ओर, ये तो वही बात हो जा रही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। हम जब भी कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, छोटी छोटी बातों को फिर मिलान करते हैं, हम मिला करके एक बड़ी बात बताते हैं जो कि हमारा क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट। तो बच्चे हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं पहला सहयोगात्मक अधिगम, यही सही है इसका, सहयोगात्मक। जब कोई वयस्क सहयोग से कोई सामंजस्य कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको देखना है।
तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, आत्मसात्करण कहलाता है, आत्मसात्करण। तो ये सी ऑप्शन सही है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, क्या चीज़ अधिक है? भाषा डैश के बजाय अधिक है। दो बातें समझना इसमें। तो परिपक्व मध्य बाल्यावस्था में भाषा परिपक्व के बजाय क्या होना चाहिए? अपरिपक्व अधिक होती है मध्य बाल्यावस्था में। तो ये हमारा इसका ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। इसके बाद 16 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है हमें देखना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में पहला ऑप्शन ये इसका है, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, हस्तपरक गतिविधियां ये बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा तभी होगी जब उनके हस्तपरक मतलब उनकी अनुरूप शिक्षा दी जाए और उनके खेल खेल में सिखाया जाए, तो उसे बाल केंद्रित और उनकी बातों को ध्यान रखा जाए, उनके क्वेश्चन के जवाब दिए जाए, ना कि उनको इस बात से बिल्कुल मना कर दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि थी? कि वो क्या कर रहा था? कक्षा में अपने ही कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार की गई मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया। तो ऐसा भाषाई की वजह से हुआ, स्थानिक की वजह से हुआ, शारीरिक गतिबोधक है या संगीतमय है? तो इसका ऑप्शन का आंसर सही है डी, संगीत, क्योंकि संगीत से रिलेटेड है, संगीतमय, तो वो संगीतमय है। 18 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक किस चीज़ को ध्यान दे रहा है, कि मतलब लड़के जो है लड़कियों से ज़्यादा अच्छा गणित सीखते हैं। तो इसको सही दृष्टिकोण वाला बिल्कुल नहीं है, ये नीतिपरक ये भी नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि लिंग और जेंडर पक्षपाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कौन किससे ज़्यादा है। लिंग भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी अच्छी हो सकती हैं पढ़ाई में, शिक्षाप्रद। अगला, समावेशी शिक्षा मानती है कि हम डैश को डैश के अनुरूप बदलना है, मतलब बच्चे या परिवेश के अनुसार, बच्चे व्यवस्था के अनुसार बदलना है, व्यवस्था बच्चे के अनुसार, परिवेश परिवार के अनुसार। तो ये हमें बहुत समझने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा क्या मानती है हमें? तो ये मानती है कि व्यवस्था बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। ये इसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा। जब व्यवस्थाएं ऐसी हों कि बच्चे के अनुसार अनुरूप शिक्षा दी जाए, जिस तरीके से बच्चे सीखना चाहते हैं उसी रूप में सिखाया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है कि बच्चों में क्या ज्ञान की रचना कैसे किया जाए और अर्थ का निर्माण करने। इसके लिए क्या करेंगे? निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्यात्मकता की, सुगमता कार्य की। कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। बच्चों में जो होना चाहिए संप्रेषक और व्याख्यात्मकता की होना चाहिए। बच्चों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ का निर्माण करने के लिए संप्रेषक होना और व्याख्यात्मक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको समझाने के लिए व्याख्यात्मक होना ही बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों को नहीं है? मतलब नंबर 1 है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान, दूसरा है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, आत्म क्षमता, और अगला है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ये विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो प्रतिभाशाली बच्चे बहुत ही शीघ्र सीखने वाले और बहुत तेज शार्प माइंड होते हैं, तो उनमें ये चीज़ नहीं होती है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, वो बहुत तेजी से काम करते हैं। अगला है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो नंबर 1 पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड, ये बिल्कुल सही है।
तो ये होता है कोहलबर्ग के सिद्धांत को पूर्व परंपरा के स्तर के अनुसार ये बताया गया था कि अंतर्निहित और संभावित दंड प्रक्रियाएं प्रवृत्त होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या चाहिए, मतलब अधिगम कराते समय शिक्षिका को क्या चाहिए? याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना? बिल्कुल नहीं। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना या निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना? कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना? नहीं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विविध प्रकार की अधिगम शैली या अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। जितनी ज़्यादा अधिगम परिस्थितियां होंगी उतना ही बच्चे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें हमें ये ढूंढना है कि बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो पहला है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सभी विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये गलत ऑप्शन है, इसलिए यही सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ये भी गलत है। आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन करना है तो उसी टाइम जब शिक्षक पढ़ाए और उसका समय समय पर आकलन भी किया जाए, यही सबसे अच्छी प्रक्रिया है। 26 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो इसमें देखेंगे ए अहमवादी चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समय। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपसारी चिंतन जो है तो सृजनात्मकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इसमें कहा गया है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के में माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएंगे, ये भी नहीं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, ये भी नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम, बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, हाँ ये बिल्कुल बात सही है। बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बच्चे हमेशा ये चारों तरफ अपने देखते हैं और हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमेशा से ही जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, ये गलत है बिल्कुल। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। असावधानी के कारण बच्चे क्या करते हैं? गलतियां तो कर सकते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षक को? ऐसा अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, ये भी नहीं। ये कड़े नियम बनाएं और बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें, ये भी नहीं होना चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें और उनके अधिक कठोर परिश्रम करना है, ये भी नहीं सही है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं
जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों का प्रोत्साहित करें। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके लिए बिल्कुल कमेंट करें और हम आपके लिए हमेशा क्लासेस ऐसी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू।